मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह न्याय प्रधान टीका तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ। इस ग्रंथ में पहले अध्याय के 20वें सूत्र की विस्तृत टीका यहाँ हम पढ़ रहे थे। श्रुतम मतिपूर्वम द्वय अनेक द्वादश वेदम, ये मूल सूत्र है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद हैं। उन भेद के प्रभेद और उनके और विस्तार और उनके व्याख्याएं, ये सब प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। और इस संदर्भ में 14 पूर्वों का विस्तार आचार्य अकलंक देव यहाँ बतला रहे हैं कि 14 पूर्वों में किस प्रकार का वर्णन अपने को मिलता है। देखें जरा, पेज नंबर 318 है। 12 पूर्वों तक की यहाँ चर्चा हो चुकी है और अपने को यह समुद्घात वाले प्रकरण से नीचे, समुद्घात वाले प्रकरण की चर्चा अपन ने पिछले स्वाध्याय में की थी। केवली समुद्घात ख्याल में होगा आप लोगों के। केवल ज्ञान होने पर जब जीव को मुक्ति प्राप्त करनी है, ऐसी अवस्था में यदि आयु कर्म की स्थिति कम रह जाए और वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति अधिक हो, तो उसे समान करने के लिए, बराबर करने के लिए केवली परमात्मा, सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा, उनके आत्म प्रदेश लोक में फैलते हैं। उसे केवली समुद्घात कहते हैं। उनके फैलने में 4 प्रकार के क्रम पड़ते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो केवली समुद्घात 4 प्रकार का है। सबसे पहला दंड रूप, फिर कपाट रूप, फिर प्रतर रूप और फिर लोक पूरण, और वापस सिमटते हुए इसी क्रम से आकर स्वप्रदेश में, स्व शरीर में वे प्रवेश करते हैं। कुल 8 समय इसमें लगते हैं। माने सोचिए आप, जिस समय किसी जीव को केवल ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति होती होगी और वो समुद्घात की स्थिति बनती होगी, तो उस केवल ज्ञानी आत्मा के, उस सिद्ध बनने वाली आत्मा के आत्म प्रदेश हमारे को भी टच करते होंगे, संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं ना। कैसा एक अद्भुत प्रसंग होता होगा वो, कि जिसमें सारे लोक के अंदर यदि उनके प्रदेश फैल गए हैं, तो इसका मतलब हम जहाँ हैं, जिस जगह मौजूद है, हमारे को टच करने वाले। सुनिए तो, मेरे पास हल्का फूल जैसा मोबाइल भी है। अरे सुनिए। देखिए खैर यहाँ क्या कह रहे हैं ये। क्रिया विशाल पूर्व में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारागणों का गमन क्षेत्र, उपपात क्षेत्र, शकुन चिकित्सा, भूति कर्म, इंद्रजाल विद्या, 64 कला, शिल्प, काव्य, गुण दोष, छंद, क्रिया, क्रियाफल के भोक्ता आदि का विस्तृत विवेचन है। ये बड़ी गजब बात यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि भाई देखो आप, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये द्वादशांग हैं या 14 पूर्व हैं, इन सब के विषयों को यदि हम देखें गहराई से, आज के समय में ज्ञान की कोई ऐसी विधा नहीं है जो दिगंबर आचार्यों से अछूती रह गई हो। हर क्षेत्र में कलम चलाई आचार्यों ने। अमर्यादित ज्ञान, अथाह ज्ञान, ये सब इन शास्त्रों में भरा है। आप जानते हैं रिसर्च किसका नाम है? रिसर्च चल रही है, इस विषय के संदर्भ में रिसर्च चल रही है। उस पूरी की पूरी रिसर्च का आधार होता है ये आगम, ग्रंथ, शास्त्र, पांडुलिपियां, प्राचीन बहुत पुरानी पांडुलिपियां कहीं मिली है। आज भारत सरकार और सारा विश्व
उन पांडुलिपियों के संरक्षण की तरफ आकर्षित हो रहा है। सबका ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है कि हमारे ये धरोहर है, ये ज्ञान का खजाना है ये, क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे न मालूम कितने तरह की चीजें निकल करके सामने आ सकती है। हर समस्या का समाधान, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सब उसमें है। देखिए कैसे क्षेत्रों की चर्चा की है। क्रिया विशाल, माने क्रियाओं की चर्चा है, उसकी विशालता की चर्चा है। कैसी क्रियाएं और कैसी विशालता कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये 5 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष देव, ज्योतिष देव कौन होते हैं? जिन देवों के विमानों में ज्योति माने चमक दिखाई देवे, वो सब के सब देव, ऐसे विमानों में रहने वाले देव ज्योतिष देव हैं, जिनके 5 प्रकार बतलाए गए हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, इनका गमन क्षेत्र शास्त्रों के अंदर मिलेगा। किस रूट से ये गमन करते हैं, इनकी बिल्कुल बराबर रास्ते बने हुए हैं, इनके क्षेत्र बने हुए हैं। एक निश्चित मर्यादित क्षेत्र में ही सूर्य, चंद्र आदि, इन ग्रह नक्षत्र आदि का गमन होता है, उस एरिया को छोड़ करके नहीं। और डे बाय डे उनके रास्ते बदलते रहते हैं, उनका क्षेत्र बदलता रहता है। इसलिए सूर्योदय का काल और सूर्यास्त का काल भी बदलता रहता है। दक्षिणायन होता है तो अलग परिस्थितियां बनती है, उत्तरायण होता है तो अलग परिस्थितियां बनती है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सर्दियों का समय होता है, हमसे दूर चला जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ले जाती है, सूर्य हमारे नजदीक होता है, इस पृथ्वी के नजदीक होता है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है, इनके संदर्भ में बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से विवेचन, मतलब आज के वैज्ञानिकों को एक प्रकार से समझिए आप, इन ग्रंथों से बहुत बड़ा सहारा मिलता है। उनमें लिखी गई बातों से उनकी शोध को एक बल मिलता है, एक दिशा मिलती है कि हमारे को इस दिशा में शोध करनी चाहिए, इस दिशा में खोज की जा सकती है। उनके गमन क्षेत्रों की चर्चा, जैसे सूर्य के गमन करने की 184 गलियां बतलाई। जम्बूद्वीप के अंदर कहां से कहां तक सूर्य का गमन होगा, तो 330 योजन लवण समुद्र की तरफ, जम्बूद्वीप वाले सूर्य की बात करता हूँ, 180 योजन जम्बूद्वीप के भीतर। इन ज्योतिष देवों का गमन क्षेत्र मेरू पर्वत से 1121 योजन छोड़कर, तो एक एक गली के अंदर एक एक दिन गमन करते हैं, फिर दूसरी गली में जाते हैं, फिर तीसरे रास्ते में जाते हैं। पहली गली से लेकर के अंतिम गली, गली मतलब रास्ता, मार्ग, उनके उन मार्गों में प्रथम मार्ग से लेकर अंतिम मार्ग तक पहुंचने में उसे 83 डेज लगते हैं, 83 दिन लगते हैं। 183, 183 दिन, 6 महीने हो गए, 183 दिन। अब वापस लौटने में भी 183 दिन लगेंगे, तो 366 दिन हो गए कुल वर्ष के। इस तरह से उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। हाँ, एक दिन कम हो जाएगा ना, जहाँ से रवाना करेंगे तो 184 गलियों में गमन करने में उसको 183 दिन लगेगी, वैसे ही लौटने में। इसी तरह से चंद्रमा के गमन करने के 15 क्षेत्र बतलाए गए हैं, ठीक है ना। एक एक क्षेत्र एक एक जगह पर वो गमन करता रहता है, उनकी संख्या आदि बतलाई। फिर उनके उत्पाद क्षेत्रों की चर्चा कि ये कहाँ जन्मते हैं, कौन सा उनका क्षेत्र होता है। इन सब का ऐसा नहीं कहीं भी इनका जन्म हो जाए, एक सभी का जन्म, सबके लिए एक निश्चित स्थान है, निश्चित क्षेत्र बने हुए हैं। कि समझिए आप, जैसे अपने यहाँ पर शमशान आदि अलग होते हैं ना, जन्म स्थान के लिए अलग स्थान है, और मृत्यु हो जाने के पश्चात शमशान एक अलग स्थानों पर बने रहते हैं। तो इसी तरह से वहाँ देवगति में भी जन्म के लिए एक अलग स्थान बने हुए हैं, सेपरेट हैं, गर्भगृह जैसे, जहाँ सिर्फ उपाख्याएँ होती है। जब कोई नया जीव उस जगह पर जन्म लेता है तो उसी क्षण वहाँ घंटानाद वगैरह होने लग जाता है, और सहज ही आसपास के देवों को पता लग जाता है कि यहाँ कोई एक नया जीव आ गया है। वे सब एकत्रित होकर के वहाँ पहुँचते हैं, उस देव का स्वागत करते हैं, उसे बुलाते हैं, फिर उसका परिचय कराते हैं, उसको दिखाते हैं, वैभव आदि का परिचय कराते हैं। ये तो ज्योतिष आदि की व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ बात चल रही है।
कि उनका गमन क्षेत्र, उनका उत्पाद क्षेत्र, और न केवल गमन और उत्पाद बल्कि उनके गमन आदि की अपेक्षा से शकुन अपशकुन आदि का विचार, कि समझ लीजिए आप इस समय ये कार्य किया जा सकता है, इस समय ये कार्य नहीं किया जा सकता है, इस समय से इस समय के बीच में ये सब होते हैं मुहूर्त आदि, समय आदि, ठीक है ना। विशेष शकुन वगैरह देखा जाता है योग्य कार्य के लिए। समझ लीजिए आप पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाओं को विराजमान करना है, तो ये सब चीज़ें कौन से समय, नींव का मुहूर्त लगना है, वेदी का नींव लगनी है, शिलान्यास होना है, मंदिर का शिलान्यास होना है, ये सब शकुन अपशकुन आदि का जो विचार है ये भी उन ग्रह नक्षत्र आदि की चाल के आधार पर किया जाता है। और इन सब बातों के संदर्भ में भी डिटेल में वर्णन क्रिया विशाल नामक पूर्व के अंदर किया गया है। और बढ़े अपन आगे, शकुन अपशकुन की बात हो गई। जैसे टोडरमल जी ने भी लिखा किधर से कैसा हो तो उसको शकुन समझना चाहिए, अपशकुन। अपन तो कितना सा समझते हैं, कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है और किसी व्यक्ति ने चीख दिया तो नहीं अभी अभी मत जाओ आप। बाहर निकले और बिल्ली रास्ता काट गई तो लोग रुक जाते हैं, गमन नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई है, अपशकुन हो गया है बिल्ली के रास्ता काटने। आप लोगों के तो नहीं काटती होगी ऐसे बिल्ली रास्ता, वहां भी है क्या बिल्लियां? है रास्ते में है नहीं, आप लोगों के यहाँ रास्ते में नहीं है? इतनी नहीं। हाँ वो तो घर में सब रखते हैं ना, कहीं पे 4 आ जाती है। हाँ गर्मी के दिनों में तो बहुत दिखाई देती है यहाँ भी पंडित जी। अच्छा अच्छा, चलिए तो ये उसको भी शकुन अपशकुन मानते हैं वहाँ भी कुछ ऐसा कि क्या गड़बड़ हो गई, बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना चाहिए, अपने को चलना नहीं चाहिए, कुछ काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ के लोग तो नहीं मानते, नहीं मानते ना। हाँ ठीक बात है। तो ये सब विपरीत मान्यता है वास्तव में। यहाँ तो हमारे तो बहुत चलता है हिंदुस्तान में, तो भारत में तो यहाँ हर बच्चा समझ लीजिए आप इससे परिचित है। लेकिन पता नहीं ये जो शकुन आदि की जो चर्चा शास्त्रों में की है, इसमें अकेले बिल्ली की बात नहीं है, दुनिया भर की। ये एक्चुअल में धार्मिक प्रसंगों में, विशेष प्रसंगों में, प्राण प्रतिष्ठा आदि के कार्यों में, ऐसे समय में शकुन अपशकुन आदि की बात देखी जाती है। सामान्य अभी हमारे को जैसे प्रतिष्ठा एक शिविर का आयोजन किया था, हमारे पंडित जी हैं एक रमेश चंद जी बांझल और ब्रह्मचारी जी जो हैं अपने अभिनंदन कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य, उनके माध्यम से एक प्रतिष्ठाचार्य शिविर लगाया गया था टोडरमल स्मारक में थोड़े समय पहले। तो उसमें इन सब बातों को बहुत डिटेल से, कि किसी भी प्रतिष्ठाचार्य के लिए इन सब बातों का भी थोड़ा बहुत जानना अत्यंत आवश्यक है। अब अकेले बिल्ली की बात समझते हैं, कुत्ते से भी फर्क पड़ता है, कोई आगे कोई बैलगाड़ी जा रही है तो उससे भी फर्क पड़ता है, किधर से किधर जा रही है इसमें भी फर्क पड़ता है। रियली फर्क पड़ता है पंडित जी? फर्क पड़ता है, इट मीन्स वो सूचक है उस चीज की, है ना। ये तो भाषा है फर्क पड़ना, तो वास्तव में तो वो कुछ सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा समझना चाहिए कि वो किसी चीज को इंडिकेट कर रही है, आप उसे बदल नहीं सकते, बिल्ली को पता भी नहीं है, लेकिन वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और खोटे काम के लिए भी हो सकता है। अब उसमें उसका प्रयोजन क्या होगा, उसका कलर कौन सा था, किस प्रयोजन से भाग रही थी, वो बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी या बिल्ली सहज किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए रास्ता क्रॉस कर रही थी, लेफ्ट से राइट में कर रही थी कि राइट से लेफ्ट में कर रही थी, काले रंग की थी कि सफ़ेद रंग की थी, ऊपर देख के जा रही थी कि नीचे देख करके जा रही थी, दुनिया भर की बातें हैं उसमें। तो ये चीज़ मतलब कुल मिलाकर के इन चीज़ों के अंदर दिमाग लगाना वो समझदारी का काम नहीं है जी। लेकिन इतनी बात है कि इन सब का एक विज्ञान है, इन सब की एक साइंस है, इन सब के संदर्भ में बहुत गहन और विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन ग्रंथों के अंदर भी, आगम ग्रंथों के अंदर भी किया गया है। और लेकिन यदि आप इन चीज़ों में थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाने का प्रयास करोगे तो हमारे पास में तो इतनी बुद्धि है नहीं, क्योंकि पता है कौन से पूर्व की बात है, 13वां पूर्व है जिसकी इतनी बुद्धि हुए वो यहाँ जाकर के इस चीज़ को इतना विशाल और गहराई से पढ़ पाता है, समझ पाता है, उसकी बुद्धि काम करती है। हम सामान्य बुद्धि वाले क्रिया विशाल पढ़ने की कोशिश करें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उलझ करके रह जाएंगे उसमें। मैंने बताया तो था, जैसे ये कोई 5 पूर्व का ज्ञाता है,
तो 5 पूर्व का ज्ञाता है, इसका मतलब वो कोई भी विद्यानुवाद भी होगा, कल्याणवाद भी होगा और ये लोक बिंदुसार भी होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यदि वो 5 पूर्व का ज्ञाता है तो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 इन पूर्वों का ही ज्ञाता होगा, यही क्रम चलेगा उसमें। ख्याल में आ रही है बात? उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद, अस्थि नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, ये इसी क्रम से, इसमें कोई कुछ नहीं चल सकता है। ख्याल में आ रही है बात? देखिए यहाँ शकुन की बात हुई, फिर चिकित्सा का वर्णन, मतलब आयुर्वेद का वर्णन, भूति कर्म, भूत प्रेत आदि की चर्चा भी भूति कर्म के अंतर्गत क्या बात ली जा सकती है। भूति कर्म का मतलब भूत आदि की बात भी ले सकते हैं और विभूति शब्द के अंतर्गत भी हो सकता है, और भूत मतलब पास्ट को भी लिया जा सकता है, पिछली बातों का ज्ञान, इंद्रजाल विद्या, कोई चमत्कारिक नजरबंदी जिसे कहते हैं, ऐसी चीजों की चर्चा, मैजिक, कुछ भी दिखाना है क्या और प्रदर्शित क्या हो रहा है, दिख क्या रहा है, होता कुछ है और दिखता और कुछ है, मतलब इंद्रजाल विद्या। 64 कलाएं, कलाओं का वर्णन बहुत, शिल्प, वही सब कलाओं के अंतर्गत ही शामिल हैं। काव्य, छंद आदि जो हैं, अलग अलग प्रकार के काव्य, गुण दोष, छंद, क्रिया और क्रिया फल के भोक्ता, विविध प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया और फिर उन क्रियाओं के फल के भोक्ता आदि की चर्चा की। बहुत विस्तृत विवेचन है इन सब चीजों का क्रिया विशाल नामक पूर्व में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ पूछना तो नहीं है कुछ किसी को? अंतिम पूर्व देखिए। हाँ। अभी तो पंडित जी इतना कोई भविष्य देखने वाला इतना तो एक्यूरेट नहीं होगा, क्या है? एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। अभी वर्तमान में इतना एक्यूरेट भविष्य देखने वाला तो कोई नहीं होगा, लेकिन बस यही है कि इनको पढ़े हुए कुछ लोग थोड़ा बहुत कुछ जानने वाले होंगे ना इधर उधर, तो वो कुछ आंशिक जान लिए, फिर आधा अधूरा जान गए, फिर कुछ बातें कह दी, तो फिर उन्होंने वो 10 बातें कही तो 10 में से 2-4 बातें उनकी सही भी निकल गई, कुछ बातें गलत भी निकल गई। ऐसा ही चलता है अभी। तो विस्तृत वर्णन है, जिसको जितना हाथ लग गया, जिसको जितना ज्ञान है, जो जितना बता सके। ज्ञान होने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में अंग पूर्वों के ज्ञाता कोई भी नहीं है, क्योंकि अंतिम उसके एक अंग एक पूर्व के ज्ञाता बचे थे। ये अपने दृष्टिवाद का कुछ अंश का ज्ञान था दर्शनाचार्य को, और उसके बाद तो धीरे धीरे और पूर्वों के ज्ञाता कम होते चले गए, सब बहुत अल्प अल्प चल गया। हाँ जी, देखिए लोक बिंदुसार, इसमें क्या चीज है? 8 व्यवहार, 4 बीज राशि, अभी सब वर्णन है किन किन प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यवहारों का, बीज राशि, परिक्रम आदि, ये सब गणित के प्रकरण है। ये बीज राशि जैसे बीज गणित आदि की जो चर्चाएं करते हैं ना, इस तरह से कुछ अलग अलग प्रकार की राशियों की, परिक्रम आदि की, गणित तथा समस्त श्रुत संपत्ति किसमें कितना कितना क्या क्या है, इस तरह से उस वैभव का वर्णन है लोक बिंदुसार। इस तरह से ये भेद हुआ। कौन सा? दृष्टिवाद के भेदों की चर्चा चल रही है अपनी, ध्यान में है ना आपको? दृष्टिवाद अंग जो है वो 12वां अंग था, और दृष्टिवाद नामक 12वें अंग के 5 भेद बतलाए थे। परिकर्म, सूत्र, चूलिका, अनुयोग, पूर्व, ये थे ना भेद। तो इसमें से ये पूर्व की यहाँ अपनी और बात हो गई है, पीछे अपन ने बात कर ही चुके थे। ये सब अंग प्रविष्ट के संदर्भ में चर्चा हुई। अब अंग बाह्य की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नीचे पैराग्राफ देखिए 13-14, पेज नंबर वही 318, अंतिम 3 पंक्तियां। गणधर देव के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा
अल्पायु बुद्धि बल वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ अंग बाह्य है। वाह, अंग प्रविष्ट तो क्या है? मूल आगम है, मूल ग्रंथ है, वे तो कहलाते हैं अंग प्रविष्ट। और अंग बाह्य जो अंगों से बाह्य है। अब अंग बाह्य में कैसी चर्चा आएगी? अंग बाह्य मतलब समझ लीजिए आप, अंग बाह्य में अभी ये कह रहे हैं कि कोई अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प आयु वाले हैं, जैसे आता है ना उसका, आपने प्रसंग पढ़ा सुना होगा, मेरे को एग्जैक्टली पूरा प्रसंग तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, इसका दशवें कालिक का ध्यान में है आपको? उसने अपने पुत्र के लिए दशवें कालिक की रचना की थी, अल्पायु जानकर, 6 महीने आयु शेष जान करके। हमने दशवें कालिक, हमारे परिचयात्मक अध्ययन था काफी सालों पहले, 12-13 वर्ष पहले हमने कोर्स में था हमारे दशवें कालिक, तो उसमें हमने वो चीज पढ़ी थी, उसकी दशवें कालिक की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्तराध्यायन और दशवें कालिक ये सब अंग बाह्य है ये, और श्वेतांबर परंपरा में वर्तमान में उपलब्ध भी मानते हैं इनको। उत्तराध्यायन मिल भी जाएगा, दशवें कालिक भी मिल जाएगा। देखिए, तो उसको ऐसा कहते हैं, उनके पुत्र के लिए, कोई पुत्र था आचार्य का और वो उनका, उसके अल्प आयु उसने जानी, 6 महीने की आयु शेष, ऐसा जान करके उसके लिए विशेष रूप से एक लघु ग्रंथ की रचना करी, जो अंग का सार लेकर के, सारांश लेकर के, उससे अतिरिक्त, उससे भिन्न वो अंग बाह्य के अंतर्गत उसको शामिल किया गया। उसी प्रकार की बात यहाँ कह रहे हैं, गणधर देव के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा, गणधरों के द्वारा नहीं, गणधरों के द्वारा तो द्वादशांग की रचना हुई, अब गणधरों के शिष्य और शिष्यों के भी शिष्य वो कहलाते हैं प्रशिष्य। गणधर देव के शिष्य और शिष्य के भी शिष्य वे हैं प्रशिष्य। उनके द्वारा अल्प आयु वालों के लिए, अल्प बुद्धि वालों के लिए, उनके अनुग्रह से, माने उनके द्वारा किए गए विशेष आग्रह से अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ, अंगों के आधार से संक्षिप्त ग्रंथ रचे गए, वे संक्षिप्त ग्रंथ क्या कहलाए? अंग बाह्य। पंडित जी, हाँ जी, संक्षिप्त माने के ब्रीफ वर्णन ने, गणधरों ने जो रचा था वो डिटेल से और बहुत ही सूक्ष्म बात उसमें थी, और इसमें थोड़ा ब्रीफ है। हाँ, ब्रीफ में, संक्षिप्त का अर्थ उसका ब्रीफ में, भाई ऐसा ही है, तो शॉर्ट में बतला दिया। अब लेकिन अल्प बुद्धि है और अल्प आयु है, दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखिए, एक तो क्या होता है, किसी भी चीज को जब संक्षेप में कहा जाता है तो चीज जटिल हो जाती है। माने हमने कोई चीज 3 घंटे में कही, फिर कहा आप इसको तो आप बहुत कम समझ, जो चीज 3 घंटे में समझाई गई है उसको आप 15 मिनट में समझाओ, तो आप समझ लीजिए आप कितनी पारिभाषिक शब्दावली बिना डिटेल किए हुए, बिना एक्सप्लेन किए हुए उसको हार्ड लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। अब लेकिन ये जो जिन लोगों के लिए उसको संक्षिप्तीकरण किया जा रहा है, जिन लोगों के लिए उसको शॉर्ट किया जा रहा है, ब्रीफ में कहा जा रहा है, वो लोग बहुत तो कम बुद्धि वाले हैं और बहुत ही कम आयु वाले हैं। तो आयु और बुद्धि दोनों चीजें उन लोगों के अंदर कम होने के कारण निश्चित रूप से उनमें से जो सरल सरल प्रकरण है वो उठा करके बतला दिए। जैसे मान लीजिए तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र के अंदर 357 सूत्र हैं 10 अध्यायों में। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरी तो 3 दिन की आयु बची है और मेरे को तत्वार सूत्र पढ़ाओ आप, तो फिर क्या करेगा बोलो कोई व्यक्ति? तो फिर इसका मतलब जो जो तत्वार सूत्र के अंदर कठिन सूत्र हैं, जैसे समझिए आप पहले ही अध्याय का वो सूत्र सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत, ऐसे सूत्रों को छोड़ देगा, अवॉइड कर देगा उसको। तो अल्प बुद्धि वालों के लिए और अल्प काल वालों के लिए जिनकी उम्र अल्प है, तो ऐसे जो ग्रंथ बन गए सरल भाषा में, कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में, उनको समझाने के लिए, धर्म मार्ग में लगाने के लिए, वे सब कहलाए अंग बाह्य।
साधारण बुद्धि वालों के लिए। अब उसमें भी जो अंग बाह्य हैं, उस अंग बाह्य में भी कालिक उत्कालिक आदि के भेद से अनेक प्रकार बन जाते हैं। आगे लाइन दी है इन्होंने, कालिक उत्कालिक आदि के भेद से अंग बाह्य अनेक प्रकार के हैं। कालिक उत्कालिक का मतलब समझिए आप क्या चीज है? नहीं समझे हो तो आचार्य देव अगली लाइन के अंदर स्वयं ही बता रहे हैं। देखिए आगे से ही पढ़ता हूं फिर बतलाता हूं। स्वाध्याय काल में जिनके पठन पाठन का नियम है, क्या स्वाध्याय काल में जिनके पठन पाठन का नियम है उन्हें कालिक कहते हैं। कालिक किसे कह रहे हैं? पढ़ने का नियम, स्वाध्याय का नियम, पढ़ाने का नियम, अमुक समय इतने समय से इतने समय तक इसे पढ़ा जाए, वे श्रुत कहलाते हैं कालिक। तथा जिनके पठन पाठन का कोई नियत समय न हो वे उत्कालिक हैं। मतलब ग्रंथों के अंदर भी इस तरह की बातें हैं। समझ लीजिए आप, विशेष सिद्धांत ग्रंथों का अभ्यास संधि काल में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ग्रहण आदि के काल में न करें। ये तो आप वो पढ़ें, क्या नाम है उसका, कालाचार का प्रकरण, तो उसमें इस तरह के बहुत रेस्ट्रिक्शंस बतलाए हैं और उसमें इस तरह की बातें कही है कि समझिए आप इस समय में पढ़ना और इस समय में नहीं पढ़ना, इस तरह की बातें। यद्यपि मैं उस चीज़ को थोड़ा कम स्वीकारता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि प्रकरण यहाँ कालिक उत्कालिक का चल रहा है तो उसका स्पष्टीकरण तो करना ही पड़ेगा। कोई व्यक्तिगत यदि मेरे से ये बात पूछे कि साहब ये इस काल में स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी ऐसा काल है तो फिर तो नहीं करें ना स्वाध्याय, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आधी रात को भी यदि पढ़ने का विकल्प आए स्वाध्याय का तो ग्रंथ खोल करके बैठ जाना पढ़ने के लिए। ये विकल्प मत करना कि अभी तो समय अच्छा नहीं है, नहीं, अभी तो 12 बजे हैं, इस समय स्वाध्याय नहीं कर सकते, नहीं, अभी तो ये संधि काल है, इस समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अरे भैया, ये जनवाणी का अध्ययन मनन स्वाध्याय करने का विकल्प बड़ी मुश्किल से तो आता है, क्या बहुत बड़ी मुश्किल से, परिणाम नहीं आता स्वाध्याय करने का, विकल्प में नहीं आती ये चीज, और कहीं दुर्लभ बात है। तेरे को आज स्वाध्याय करने का परिणाम आ गया है और तू काल देख करके कहीं उसको नहीं अभी समय नहीं है, अभी अच्छा समय नहीं है, ये देख करके उस स्वाध्याय के काल को गवा मत देना, टाल मत देना उसे। तो पठन पाठन में लग, अभ्यास में लग, कोई बात नहीं, छोड़ उस चीज को। अरे स्वाध्याय का काल कोई खोटा काल होता है? स्वाध्याय ही अपने आप में इतना उत्कृष्ट कार्य है कि जब किया जाए वो काल ही अच्छा हो जाएगा, इतना उत्कृष्ट कार्य है। इसलिए स्वाध्याय के संदर्भ में ऐसी चीजें देखने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ कालिक श्रुत की चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसे सैद्धांतिक ग्रंथों की बात है जिनको एक समझ लीजिए आपत्तिजन्य काल है, युद्ध का काल है, और समझ लीजिए जिस समय मन विचलित है, चंचल है, घर में परिवार की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, ग्रहण आदि का काल है, कुछ इस तरह के संक्रांति काल, मतलब उन कालों में क्या है कि हमारे चित्त और उपयोग की स्थिति एकाग्रता जन्य विशेष नहीं होती। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों के पठन के संदर्भ में थोड़ा सा एक कठोर नियम बना दिए कि नहीं, इस समय में आप नहीं पढ़े। इसको अपन कह सकते हैं सूतक पातक आदि के समय में भी जो अपन बात कहते हैं ना इस तरह की कि भाई ये घर में ये पातक हो गया कि सूतक हो गया, किसी का जन्म हुआ है कि किसी का मरण हुआ है, इस समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, वो सब चित्त शुद्धि के लिए है। वास्तव में पुस्तक के हाथ नहीं लगाएंगे, जिन मंदिर में किसी चीज को छुएंगे नहीं, किसी वस्तु विराधना नहीं हो, कितने काल के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, कि 10 दिन के लिए, कि 12 दिन के लिए, जो भी जिसका जैसा हो, पीढ़ी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, कौन कहाँ है, किसका कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो ये स्वाध्याय काल में जिनके पठन पाठन का नियम है उन्हें तो कहते हैं कालिक। तथा जिनके पठन पाठन का कोई नियत समय न हो, अपने सब उस समय में भी, उस दौरान में भी कोई ऐसी पुस्तक जो कहानियों की हो, जो इस तरह की हो, जो ग्रंथ रूप नहीं हो, जो कॉमिक्स जैसी हो, है जिसके अंदर कोई ऐसे ही अखबार जैसा आता हो लेकिन उसके अंदर कहीं कोई कहानी भी हो,
और कुछ ऐसी सामान्य न्यूज़ भी उसमें आती हो तब उसको छू सकते हैं, ये ठीक है, वो उसके संदर्भ में इस तरह का कोई नियम नहीं है। ठीक है, इस तरह के बहुत अखबार वगैरह भी चलते हैं ना, जैन समाज में भी बहुत ऐसे अखबार वगैरह भी चलते हैं, तो साहब उनको छू सकते हैं कि नहीं? बहुत से लोग तो इस तरह की बातें भी पूछते हैं। मुझे ध्यान है एक बार काफ़ी समय पहले हमारे यहाँ से टोडरमल स्मारक से 2 पत्रिकाएं निकलती है, एक है वीतराग विज्ञान और दूसरा है जैन पथ प्रदर्शक। एक पाक्षिक अखबार है और एक मैगजीन है जो मंथली है। तो बहुत समय पहले हमारे यहाँ शिविर के अंदर शंका समाधान का कार्यक्रम चला करता था, करीब 15-20 साल पुरानी बात बतला रहा हूँ मैं। तो एक व्यक्ति का प्रश्न इस प्रकार का है कि साहब हमारे घर में बहुत सारे इस तरह की इकट्ठे हो रही हैं, क्या करें, इनका क्या किया जाए, और बहुत आती रहती हैं हर बार, और इनको न इतना रखने की जगह है न संभालने की जगह है, और फिर विराधना होती है, तो फिर क्या करें हम? तो डॉक्टर वारिल साहब ने उसका इस प्रकार से जवाब दिया कि भाई देखिए, वीतराग विज्ञान तो धार्मिक पुस्तक है, मैगजीन है, प्रवचन उसके अंदर विशेष रूप से आते हैं, तो आप तो उसकी विनय, योग्य विनय इसी प्रकार से करें जैसे ग्रंथ की विनय करते हैं, पुस्तक की विनय करते हैं। लेकिन जो जैन पथ प्रदर्शक है वो तो अखबार है, तो आप उसको जैसे अखबार का जो करते हैं आप उस तरह से आप उसको कर सकते हैं, उसका अखबार मान करके। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। मैं उनके जवाब को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना? और वैसे तो जो कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर जनवाणी हो और जिनके ऊपर कोई इस तरह की धार्मिक बात यदि लिखी हुई हो, तो अपन उसके संदर्भ में सावधान रहें कि उस चीज़ की विराधना न हो ना। ये सब इसी प्रकरण से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको कही, कालिक और उत्कालिक से रिलेटेड। कौन से श्रुत हैं ऐसे, ये सब अंग बाह्य में आएंगे। अंग बाह्य जो हैं उसी के 2 भेद हैं ये अंगों की तो चर्चा ही नहीं है। अरे अंगों की चर्चा तो गृहस्थों के लिए क्या होगी, वो तो अंग तो वास्तव में बहुत उत्कृष्ट चीज़ है। जैसे समझ लीजिए आप, घूमट सार आदि भी जो हैं ये भी एक प्रकार से अंग बाह्य के अंतर्गत शामिल है। तो जैसे नेमी चंद्राचार्य देव जो थे वो उनके लिए उन्होंने उसके लिए क्या नाम था उसका, चामुंडराय को लक्ष्य में रख करके और उन गोमट सारादि ग्रंथों की रचना की। ऐसी परिस्थिति बनी ना उसके उनके लिए, तो कहा कि वो आते ही वो ग्रंथ बंद कर दिया था उन्होंने। धवलादि ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे नेमी चंद्राचार्य देव, और चामुंडराय के आते ही उन्होंने स्वाध्याय बंद कर दिया। और फिर उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, हमारे आते ही ये श्रावकों के पढ़ने योग्य नहीं है, कि देखने मतलब उनके लिए योग्य नहीं है। तुम जैसे गृहस्थी में उलझे हुए, राजकाट में काज में फंसे हुए लोगों के लिए तो विराधना का दोष लगेगा, उसमें विराधना होगी। उन्होंने कहा कि साहब ये तो फिर तो हमारे लिए स्वाध्याय के लिए क्या है, तो फिर ऐसा लक्ष्य में रख करके उसको लक्ष्य में रख करके घूमट सारादि ग्रंथों की रचना करी। तो वही आगम को छोड़ करके, आगम का आश्रय लेकर के अल्प बुद्धि वालों के लिए, अल्पायु वालों के लिए जो एक उनके विशेष आग्रह से रचना कर दी गई, चाहे वो द्रव्य संग्रह की रचना हो, द्रव्य संग्रह भी इसी प्रकार की रचना है, आत्मानुशासन भी इसी प्रकार की रचना है। सैकड़ों ग्रंथ मिलेंगे इस प्रकार के अपने को, जो ग्रंथ शिष्यों को लक्ष्य में रखकर, क्षेत्र काल परिस्थिति आदि को लक्ष्य में रख करके, ठीक है ना, रचे गए हों। तो ये क्या कहलाएंगे, अंग बाह्य। इसमें उत्तराध्ययन आदि शब्द का प्रयोग इन्होंने कर दिया। उत्तराध्ययन भी इसी चीज के अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 15 है, 15 नंबर का पैराग्राफ देखिए आगे, पेज नंबर 319, 319। अनुमान आदि का स्वप्रतिपत्ति काल में अनक्षर श्रुत में अंतर्भाव होता है तथा परप्रति काल में अक्षर श्रुत में, इसलिए इनका पृथक उपदेश नहीं किया है। इन्होंने अनुमान आदि की चर्चा की है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं स्वप्रतिपत्ति काल में अनक्षर श्रुत में अंतर्भाव हो जाता है, स्वयं की उत्पत्ति अंतर में है ना। अनक्षर श्रुत और अक्षर श्रुत दो प्रकार के हैं, स्वप्रतिपत्ति और पर प्रतिपत्ति। स्वप्रतिपत्ति का मतलब स्वयं के लिए,
और पर प्रति मतलब दूसरे के लिए। तो जब दूसरे के लिए बात होगी तो उस काल में तो अक्षर श्रुत की बात होगी, अक्षरात्मक होगा, और ये स्वयं के लिए होगा तो अनक्षरात्मक होगा, उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए इनका पृथक से उपदेश नहीं किया है। प्रत्यक्ष पूर्वक 3 प्रकार का अनुमान होता है। अनुमान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष पूर्वक 3 प्रकार का अनुमान होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अनुमान किस तरह का है? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। आप देखिए कैसा है, इनको बतलाते हैं कैसी गजब बात कहते हैं। अग्नि और धूम के अविनाभाव को जिस व्यक्ति ने पहले ग्रहण कर लिया है, उसे पीछे धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान होना पूर्ववत अनुमान है। क्या तो मजा आया सुने? पूर्व अनुमान क्या है? पूर्व में किसी व्यक्ति ने उस चीज को देखा था, और पूर्व में जिस चीज को देखा था भविष्य में उसी चीज को देख करके उस चीज का अनुमान लगा लिया गया। धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान पूर्ववत अनुमान है। आप देखिए, अब दूसरी बात कहते हैं। इसके संदर्भ में आप और भी अनेक प्रकार के उदाहरण सोच सकते हैं किसी भी चीज के संदर्भ में, माने जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये बात हमने पहले देखी थी, वैसी की वैसी चीज यहाँ है इसलिए ये ऐसा है। जैसे कभी ऐसा होता है, आप घर के अंदर बैठे हैं, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, तो आप तुरंत घर में बैठे बैठे ये बात कह देते हैं, और ये बरसात आ गई। अरे आप अंदर बैठे हैं, आपने देखा नहीं है, तो आपने ये बात कैसे कह दी है कि बाहर बरसात आ गई है? आपने उसकी गंध से भी ये बात कह सकते हैं, आप उसकी ध्वनि से भी ये बात कह सकते हैं, आवाज सुनकर के इस तरह की बात आप प्रतिपादित कर सकते हैं कि हाँ हाँ ये तो ऐसी आवाज जो, मतलब आपने बरसात के समय में उस तरह की आवाज सुनी है, आपने बारिश के समय में मिट्टी की उस तरह की गंध का अनुभव पहले किया है, और वैसी ही गंध का अनुभव आपको वर्तमान में हो रहा है। किसी व्यक्ति के यहाँ घर में मूंगफली सिक रही है और आपके पास में गंध आई, और गंध से आपने अनुमान लगा लिया देखो कहीं ना कहीं मूंगफली सिक रही है। आपको कैसे पता? गंध से पता लग रहा है ना, सुगंध से पता लग रहा है, उसकी खुशबू से पता लग रहा है। कहीं हलवा बन रहा हो, हलवा सिक रहा हो, तो पता लगता है अपने को। ये कैसे पता है? कि हमें पता है कि इस प्रकार की सुगंध, इस प्रकार की गंध मूंगफली सिकने की होती है, ये हलवा बनने की होती है। तो उससे हमने अनुमान, मतलब अनुमान ज्ञान, देखिए ये अनुमान ज्ञान झूठा नहीं है। किसी भी चीज का कुछ भी गैस कर लिया आपने, अनुमान ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा है हमारे यहाँ, प्रामाणिक है, सच्चा ज्ञान है। मतलब हम लोग अनुमान का मतलब क्या समझते हैं? गैस करो आप कुछ भी तुक्का, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी कह दिया हमने, चल जाए तो ठीक है और नहीं चले तो ठीक है। नहीं 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 भैया, उसका नाम अनुमान नहीं है। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये जो अनुमान है ये स्मृति, प्रतिविज्ञान और तर्क, इन 3 कसौटियों से कसने के बाद में आगे बढ़ा है। और प्रत्यक्ष पूर्वक होगा अनुमान। पहले प्रत्यक्ष हुआ था, और जिस चीज का पहले प्रत्यक्ष किया गया था उसका वर्तमान में अनुमान लगाया जा रहा है। हमने पहले प्रकार के अनुमान के भेद की बात कही, पूर्ववत अनुमान। धुआं का तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, अग्नि और धूम का। धुआं देख करके अग्नि का अनुमान लगा लेना, ये तो न्याय शास्त्रों का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण रहा है। चलिए दूसरे प्रसंग की बात करता हूँ, शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान क्या होता है? जिसने सींग और सींग वाले के संबंध को देखा है, उसे सींग के रूप को देखकर सींग वाले का अनुमान होना शेषवत है। अब शेषवत का मतलब समझ गए आप? हमने कोई एक पार्ट देखा किसी चीज का, और उस पार्ट को देख करके दूसरे पार्ट का अनुमान लगा। शेष मतलब बचा हुआ, शेष मतलब जो नहीं है वर्तमान में, उस चीज का अनुमान लगाया। वो अनुमान झूठा नहीं है। जैसे देखिए ये सब
कहीं किसी के पंजे देखे, ये लोग शोध खोज में लगे रहते हैं ना, और उन पंजों के निशान देख करके अनुमान लगा लिए कि ओहो यहाँ से कोई टाइगर निकला है। नहीं नहीं, ये तो एलियंस के निशान हैं। ये निशान तो एक्सपर्ट टीम पहुंचती है वहाँ, उनकी शोध खोज, वो किस चीज के हैं ये निशान, शेष का अनुमान लगा लिया जाता है। किसी चीज के छूट जाने से किसी दूसरी चीज का अनुमान लगा लेना, किसी दूसरी चीज का पता लगा लेना, वो शेषवत अनुमान कहलाता है। वही जैसे अपन ने मूंगफली की गंध सूंघ करके उसका अनुमान लगाया, ये तो पूर्ववत अनुमान हो गया। और छिलके देख करके मूंगफली का अनुमान लगा लेना, ये शेषवत अनुमान हो गया। छिलके पड़े तो मूंगफली खाई गई है, अभी शेषवत अनुमान हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है, घर के बाहर किसी के शूज खुले हुए देख करके अंदर वाले व्यक्ति का अनुमान लगा देते हैं, शेष वो उसका पार्ट है ना। वो किसी व्यक्ति का मोबाइल देख करके, किसी व्यक्ति की टोपी देख करके, किसी व्यक्ति के बाल देख करके, मतलब देखा है हमने आधे पार्ट को और देख उससे अनुमान लगा लिया पूरे पार्ट का, ये कहलाता है शेषवत अनुमान। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रही ये बात? नहीं। पूर्ववत अनुमान, हाँ बहुत सरल है। पूर्ववत अनुमान और शेषवत अनुमान। क्या कहा इन्होंने? शेषवत अनुमान के लिए सींगों वाले का उदाहरण दे दिया। सींग देख करके गधे का अनुमान लगा लिए, गधे की खाल देख करके गधे का अनुमान लगा लिए, ऐसा होता है ना। गाड़ी देख करके व्यक्ति का अनुमान लगा ले, अच्छा ये गाड़ी यहाँ खड़ी है इस कलर की, इसका मतलब ये यहाँ है, तो उसका उसके साथ में संबंध देखा हमने, संबंध का ज्ञान था। फिर दोनों का संबंध देखने के बाद में उस संबंध में से एक हिस्सा यहाँ रह गया तो दूसरा हिस्सा अवश्य ही होगा। एक हिस्से को देखकर दूसरे हिस्से का अनुमान वो कहलाता है शेषवत अनुमान। चलिए तीसरा, और तीसरे अनुमान का नाम क्या है? सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्या है? जैसे देवदत्त का देशांतर में पहुंचना गमन पूर्वक होता है। क्या? देवदत्त का देशांतर में पहुंचना गमन पूर्वक होता है। यह देखकर सूर्य में देशांतर प्राप्ति रूप हेतु से गति का अनुमान करना सामान्य तो दृष्ट है। समझ में आई क्या? माने उसकी चाल देख करके, सूर्य आदि की चाल देख करके सामान्य से देखा हमने उस चीज को कि देवदत्त का देशांतर में पहुंचना ये गमन करेगा यहाँ से वहां, और सूर्य देख करके देशांतर में प्राप्ति रूप हेतु से गति का अनुमान कर लेना कि इतनी गति हो गई होगी, इतना चल लिया होगा। अब एक्चुअल में क्या है, ये उदाहरण है ना, ये उदाहरण समझ लीजिए आप 1200-1400 वर्ष पुराने हैं ये। इस पे माइनस पॉइंट इतना सा है कि आज के साइंस के ज़माने में किलोमीटर माइलोमीटर हैं, गाड़ी में, मोबाइल में हैं, दिशाओं का ज्ञान, ये सब हमारे उंगलियों पर रहता है, हमारे इशारों पर रहता है। हमारे गाड़ी का मीटर बोलता है कि आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं, कितने मीटर चल चुके हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं, कौन सी दिशा में, उसका कांटा बोलता है, दिखाता है। अब ये सब चीज़ें उस जमाने के उदाहरण हैं जिस जमाने में इन्हीं चीज़ों को आधार रख करके अनुमान लगाया जाता था, उन्हीं के आधार पर प्रतिपादन किया जाता था। कितना चल लिए, कितना बच गया, कितनी देर हो गई होगी इतनी देर पहुंचने पर, है सूर्य पहले यहाँ था और यहाँ से पहुंच करके यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब इतना टाइम और बीत गया, 2 पहर बीत गई, तीसरा पहर चल रहा है। पहर में गणित चला करता था। ये क्या कहलाएगा? सामान्य तो दृष्ट, सामान्य से देखे हुए से अनुमानित, इस तरह से अंदाजा लगा लेना। एक गाय सरीखा गवय होता है, इस उपमान वाक्य को सुनकर जंगल में गवय को देखकर उससे गवय संज्ञा के संबंध को जान लेना उपमान है। अभी अनुमान की बात कही थी अपन ने, अभी उपमान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। उपमान क्या चीज है? जिसकी चर्चा चल रही है उसका वाक्य सुनकर जंगल में उसको देखा
और उससे उसका ज्ञान हो गया, संबंध का ज्ञान कर लेना उपमान है। शब्द प्रमाण तो श्रुत है ही, ये शब्द को भी प्रमाण कहा जाता है, तो श्रुति है। भगवान ऋषभ ने ये कहा इत्यादि प्राचीन परंपरागत तथ्य ऐतेय प्रमाण हैं। यह आदमी दिन में नहीं खाकर भी जीता है। इस वाक्य को सुनकर अर्थात रात्रि को खाता है, इस प्रकार रात्रि भोजन का ज्ञान कर लेना अर्थापत्ति है। ये सब न्याय के विषय हैं। उपमान किसे कहते हैं, शब्द प्रमाण क्या चीज है, अर्थापत्ति किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, ये सामान्य ज्ञान करा रहे हैं यहाँ पर। अर्थापत्ति क्या चीज है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि ये ऐसा करता है तो ऐसा नहीं करता है, ये ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब ऐसा करता है, ये अर्थापत्ति है। इसमें कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, ये बहुत इजीली ख्याल में आने वाली बात है। जैसे हम इस तरह के प्रयोग नहीं करते, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो सामने वाला ये कहते आज तो अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब हमेशा नहीं लगते, तो वो बात उसमें से निकल गई ना। इस तरह की बातें। किसी व्यक्ति को देख करके हमने कहा अच्छा आप गाड़ी से आए हो, तो बराबर वाला क्या समझ जाएगा, इसका मतलब रोजाना गाड़ी से नहीं आते। ये बात बराबर वाला अनजान व्यक्ति समझ लेता है ना। इस तरह की समझ भी उसी के प्रमाण ज्ञान के अंतर्गत अर्थापत्ति के रूप में न्याय शास्त्रों के अंतर्गत की गई है। 4 प्रस्थ का आढ़क होता है। इस ज्ञान के होने पर एक आढ़क में 2 कुवड़ आधा आढ़क है, इस प्रकार की संभावना संभव प्रमाण है। ये सब प्रस्थ जानते हैं आप, अनाज नापने के लिए पुराने समय में कोई एक बर्तन हुआ करता था लकड़ी का, उसे प्रस्थ कह करके पुकारते थे। वो जो लकड़ी का अनाज धान्य को नापने के लिए होता था, लकड़ी का बर्तन जिसे प्रस्थ कहा जाता था, वो 4 प्रस्थ यदि क्वांटिटी में यदि 4 है तो उसका एक आढ़क हो गया, और एक आढ़क के अंदर 2 कुवड़ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक आढ़क में 2 कुवड़ है, इसका मतलब आधा आढ़क है। इस प्रकार की संभावना, ठीक है, ये संभव प्रमाण है। वनस्पतियों में हरा भरापन आदि में वृष्टि के अभाव का ज्ञान करना, ये अभाव प्रमाण है। किसी की संभावना के संदर्भ में संभव प्रमाण, किसी के अभाव के बारे में अनुमान लगा लेना, ये अभाव प्रमाण है। वो देख करके सूखा हुआ देख करके किसी व्यक्ति को कमजोर देख करके क्या बात है, खाते पीते नहीं हो क्या, ये इस तरह की बातें अनुमान लगा लेते हैं ना अपन। किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके कि क्या बात है, रो के आए हो क्या, किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके क्या बात है, आज इतने खुश कैसे हो, हैं, क्या खुशखबरी है, माने कुछ भी इस तरह की बातें, ये सब क्या है, एक चीज की कमी देख करके निकाल लेना अभाव प्रमाण, संभावना देख करके अनुमान लगाना वो संभव प्रमाण, ठीक है, एक के से दूसरे का लगा लेना वो अर्थापत्ति प्रमाण। ये सभी अर्थापत्ति आदि अनुमान में अंतर्भूत हैं। अतः अनुमान की तरह स्वप्रतिपत्ति काल में अनक्षर श्रुत हैं तथा पर प्रतिपत्ति काल में अक्षर श्रुत हैं। ये बातें आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ इस प्रकरण में कहाँ से आ गई है और क्यों बतलाई जा रही है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ विदिन ए मिनट। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं भाई देखिए, अन्य मतावलंबी जब प्रमाणों की चर्चा करते हैं तो अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं, कोई अभाव को प्रमाण मानता है, कोई अनुमान को प्रमाण मानता है, इन सब चीज़ों को प्रमाण मानते हैं वो। और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ तो 2 ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये 2 ही प्रमाण मानते हो तुम लोग। तो फिर तुम्हारी इन सब प्रमाणों का क्या होगा, समझ रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को अनुमान में शामिल कर लेते हैं और अनुमान प्रमाण को परोक्ष प्रमाण में शामिल कर लेते हैं। इस तरह से ये सारी बातें हमारे द्वारा स्वीकार की जाती है। इन सब बातों से हमारे को किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। इस तरह से अपन ने यहाँ ये जो अपने सूत्र जो चल रहा था, इस सूत्र की अपन ने लगभग चर्चा को पूरा कर लिया है। और आगामी जो पैराग्राफ दिख रहा है अपने को, ये पैराग्राफ आगे वाले सूत्र की उत्थानिका है। मतलब मति और श्रुत वाला प्रकरण अपना यहाँ पूर्ण हुआ। अवधि ज्ञान की चर्चा अपन कल के स्वाध्याय में आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। कुछ पूछना हो तो बोलिए। जनवाणी स्तुति बोलते हैं।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। 9 बार नमोकार मंत्र। You.